जो तस्वीर अभी अभी आपने देखी है, यह तस्वीर असम से निकल करके सामने आई है। आप कल्पना कीजिए कि आप अपने शहर में किसी मुद्दे को लेकर के अगर इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर आए और उसके बाद में अगर मैं यह कहूं कि 20 दिनों तक आप किस मुद्दे को लेकर के कितनी बड़ी संख्या में सड़क पर आए थे, हमें पता ही नहीं चला, तो आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा ही हुआ है। जो तस्वीर अभी अभी आपने देखी है, जिस तरीके से लोग सड़कों पर मसाल लेकर के उतरे हैं, यह तस्वीर असम की है। असम के अंदर बीजेपी ने वादा किया था 2016 में, वादा किया था कि हम तुमको एसटी का दर्जा देंगे, और इसको लेकर के आदिवासी जनजाति समुदाय के लोग वो सड़कों पर आए, मसाल लेकर के सड़कों पर आए। लेकिन मजाल है कि ये खबर दिल्ली पहुंच जाए। ये खबर अब जाकर के सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। जरा एक बार फिर से देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से असम में बहुत भारी प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन दिल्ली में या सोशल मीडिया में या मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं इसकी कानों कान कोई खबर तक नहीं लगी, कहीं कोई चर्चा तक नहीं हुई। इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़क पर आ गए। बीजेपी ने वादा किया था, बीजेपी ने वादा पूरा नहीं किया। लोग सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा करके सड़क पर आ जाते हैं, लेकिन खबर कहीं तक नहीं पहुंच पाती है। ये तस्वीरें जो अभी आपने देखी है, ये 10 सितंबर का एक प्रोटेस्ट था, और ये 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख से अब जाकर के ये खबरें जो है वो चर्चा में आने लगी हैं। यानी 20 दिन लग गए मोटे मोटे, तब जाकर के जो है इस पर माहौल बना है, तब जाकर के लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आप सोचिए कि जगह जगह इस वक्त में नरेंद्र मोदी को लेकर के, उनकी सरकार को लेकर के, या भाजपा को लेकर के, उनके वादों को लेकर के लोग अब सड़क पर खड़े होकर के सवाल पूछने लगे हैं, मार्च निकालने लगे हैं। युवा सड़क पर इस वक्त में है, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे असम हो, चाहे मणिपुर हो, हर जगह पर। क्या ये जगह जगह पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह पर जिस तरीके से लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं, क्या वाकई नरेंद्र मोदी सरकार की यहां से अब उल्टी गिनती शुरू हो रही है? क्योंकि नरेंद्र मोदी आदी नहीं है, वो रोड शो के आदी हैं। लोग रोड पर खड़े होकर के उनको हाथ हिला करके उनका अभिवादन करें, नरेंद्र मोदी इस चीज के आदी हैं। लोग सड़कों पर आकर के मोदी हाय हाय, मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाएं, नरेंद्र मोदी साहब इस चीज के आदी नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में, एक तरफा राजनीति की है। चाहे वो गुजरात में थे तब भी वो एक तरफा मुख्यमंत्री थे, आसपास में कोई था भी नहीं। 13 साल तक गुजरात में रहे तो गुजरात में एक तरफा राज किया, दिल्ली में आए तो दिल्ली में भी एक तरफा राज किया। लेकिन अभी पिछले 1.5 साल से ऐसी ऐसी चीजें नरेंद्र मोदी के सामने आकर के खड़ी हो गई हैं कि उनको बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। और कब तक जो है वो सरकार में रहते रहते इन चीजों को झेल पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। दो 2016 में बीजेपी ने असम के अंदर 6 अलग अलग जातियों को यह वादा किया था कि हम आपको एसटी का दर्जा देंगे। इसमें मोरान, कोच, राजबोंगसी, ये अलग अलग जातियां थी जिनको भाजपा ने कहा कि हम आपको एसटी का दर्जा देंगे। दरअसल जब आप सरकार में नहीं होते हो तो इसी तरह से आप वादे करते हो, और ये तकरीबन हर पार्टी की, आप ये कह सकते हैं, सियासत करने का एक तरीका है कि जब सरकार में नहीं है तो कुछ भी बोल दीजिए। 15 लाख वाली बात तो आपको पता ही है।
बाद में अमित शाह जी ने कहा कि ये चुनाव जीतने की कला है, चुनाव जीतने के लिए ऐसे जुमले गढ़े जाते हैं। तो जब सरकार में पार्टियां नहीं होती तो कुछ भी वादे किए कर दिए जाते हैं, या जब सत्ता में आना होता है तो बोल दिया जाता है। लेकिन लोग जब सड़क पर आते हैं तो नेताओं के दरवाजे बंद हो जाते हैं। मणिपुर में आज जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतर करके आए हैं, यह बता रहा है कि अगर आदिवासी समुदाय के लोग, वो लोग जो टीवी मीडिया उसके चहेते नहीं हैं, या उनको पता है कि टीवी मीडिया में, सोशल मीडिया में उनकी बात नहीं होगी, अगर वो इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर उतर करके आ रहे हैं, तो सोचिए उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, हरियाणा में, देश भर में, चाहे उसमें आप कांग्रेस की सरकारों को भी इंक्लूड करिए, कर्नाटका में, तेलंगाना में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, अगर सब सरकारों के खिलाफ वहां के लोग सड़क पर आ गए और पूछने लगे कि आपने फला वादा किया था वो पूरा नहीं किया, उसका क्या किया, तो सरकारों की हालत क्या होगी, जरा सोचिए इस बात को। और सरकारों को जवाबदेह तो बनना ही होगा। ये एक सीधी साफ तस्वीर दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया को अब लोग समझ रहे हैं, लोग अपना सवाल जो है वो उठाने लगे हैं, लोग अपनी सड़क की बात करने लगे हैं, अपनी पंचायत की बात करने लगे हैं, अपने गांव मोहल्लों की बात करने लगे हैं। लोग जो सालों साल से पानी के लिए, बिजली के लिए तरस रहे थे, वो अब अपनी बात कहने लगे हैं। तो सरकारों को अब जवाबदेह तो बनना होगा। वो दौर नहीं है कि आप 15 लाख बोलेंगे और फिर उसके बाद बात नहीं होगी, या आप कोई नारा दे देंगे कि गरीबी हटाओ और उसके बाद में फिर 10-20 साल के बाद में घूम करके दूसरे नारे के साथ आ जाएंगे। वो दौर खत्म हो गया है। और लोगों को, जो खास तौर पर वर्तमान में सत्ता में हैं, जो आना चाहते हैं सत्ता में, उनको भी समझ लेना चाहिए कि दौर बीत रहा है, नया दौर है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। उत्तराखंड में जो हालात बने, लद्दाख में जो कुछ हुआ वो सबने देखा, और उत्तराखंड में जो हालात बने वो एक अलग मुद्दा है। यानी हर राज्य में नरेंद्र मोदी के सामने एक नई मुसीबत है, बीजेपी के लिए नई मुसीबत है। और बीजेपी के लिए मुसीबत खास तौर पर इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा राज्यों में है। मामला कर्नाटक में भी सामने आया है, कर्नाटक की भी एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। लेकिन बीजेपी की सांस इसलिए उखड़ी हुई है क्योंकि बीजेपी के पीछे लोग पड़े हुए हैं, और जितनी ज्यादा राज्यों में आपकी सरकार होगी उतनी ज्यादा जनता आपके खिलाफ भी दिखाई देगी अगर आप वादे पूरे नहीं करेंगे तो। उत्तराखंड में लोग पेपर चोरी को लेकर के सड़क पर हैं, और लद्दाख में जो कुछ हालात बने उसके बाद में तो अब बीजेपी के ही लोग, बीजेपी के ही पूर्व सांसद वो चिट्ठी लिख रहे हैं। जरा ये चिट्ठी देखिए आप, ये बीजेपी के पूर्व सांसद, उन्होंने चिट्ठी लिखी है, लद्दाख के सांसद है बीजेपी के, उन्होंने चिट्ठी लिखी है। और चिट्ठी लिख करके जामयांग, ये बीजेपी के सांसद का नाम है, इन्होंने कहा है कि मैं बहुत भारी मन से चिट्ठी लिख रहा हूं। कविंदर गुप्ता उपराज्यपाल, उनके नाम पर चिट्ठी लिखी है, और इन्होंने कहा कि मैं बहुत भारी मन से चिट्ठी लिख रहा हूं, आप लद्दाख के लोगों के साथ में या लद्दाख को लेकर के जो कुछ कर रहे हो ठीक नहीं है। यह बीजेपी के सांसद ने कहा है, पूर्व सांसद ने। और यही कविंदर गुप्ता साहब 2 दिन पहले कह रहे थे कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है तो इसके पीछे हो सकता है कि विदेशी फंडिंग हो या विदेशी ताकतें हो। आपके ही लोग नकार रहे हैं साहब आपको, जो लद्दाख के लोग हैं वही नकार रहे हैं आपको। सोनम वांगचुक गलत है या आपके पूर्व सांसद गलत है, जरा इस बात को तय कीजिए और बताइए जरा कि आपने क्या किया है। ये पूरी चिट्ठी तो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन इसका लब्बो लवाब आपको बताता हूं।
इन्होंने चिट्ठी में कहा है कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलाबारी से जनता का विश्वास बुरी तरह से टूट गया है। इस पूरी घटना को धैर्य के साथ संभाला जा सकता था। हिंसा और आगजनी की निंदा की जानी चाहिए। लद्दाख एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है और हमारे युवाओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। यह बीजेपी के सांसद ने चिट्ठी लिख करके कहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ लिख दिया, एक पोस्ट कर दिया, फिर पोस्ट को बाद में डिलीट कर दें। नहीं साहब, अपने लेटर हेड पर उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि आपने जिस तरीके से गोलियां चलाई ये ठीक नहीं है। सोनम वांगचुक क्या कह रहे थे? सोनम वांगचुक यही कह रहे थे कि सीआरपीएफ के लोग नहीं मरे, हमारे ही 4 लोग मरे। और यहां पर ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आपने जिस तरीके से गोलीबारी की है, इस गोलीबारी से लद्दाख के लोगों का विश्वास टूट गया है। अब इन दोनों लाइनों में कोई मुझे अंतर बता दे कि सोनम वांगचुक ने जो कहा था वो देशद्रोही की श्रेणी में आता है और इन्होंने जो कहा है वो देशभक्ति की श्रेणी में आता है। आपके लोग हैं ये, और आप ही के लोग क्या कह रहे हैं सुन लीजिए जरा। आप ही के लोग कह रहे हैं कि इस स्थिति को हैंडल किया जा सकता था ढंग से, लेकिन आप नहीं कर पाए। और डीजीपी साहब आकर के कहते हैं कि सब कुछ यूट्यूब पर मिल जाएगा। क्या कहेंगे, कब तक कहेंगे, कैसे कहेंगे? ऐसी सी चीजें लिखी जा रही डीजीपी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कि मैं यहां पर वो दिखा भी नहीं सकता हूं। लोग कह रहे हैं कि कभी कभी हमने ये तो देखा था कि कोई इंस्पेक्टर प्रमोशन के लिए कुछ कुछ बात कहता था, लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा था कि कोई डीजीपी लेवल का आदमी वो कोई बड़ी पोस्ट पर, बड़े ओहदे पर जाने के लिए, कहीं और बड़े दूसरी कुर्सी पर बैठने के लिए इस तरह की बातें करनी। इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो माहौल इस वक्त में दिखाई दे रहा है, नरेंद्र मोदी क्या इस चीज को भांप रहे हैं? क्या इस चीज को शांत कर पाएंगे? क्या इस चीज को एड्रेस कर पाएंगे? एक जगह पर एक मुद्दे को लेकर के अगर कहीं पर कुछ हो तो समझ में आता है, लेकिन अगर अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दों को लेकर, लद्दाख में बीजेपी ने वादा किया था कि 6ठी अनुसूची में आपको डालेंगे, लेकिन नहीं डाला। बीजेपी का वादा था, पूरा नहीं हुआ। बीजेपी ने कहा था कि आपको फुल स्टेटहुड का दर्जा देंगे, खुद प्रधानमंत्री के शब्द हैं ये, लेकिन नहीं किया। लोग सवाल पूछने लग गए। उत्तराखंड में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वही तो डबल इंजन की सरकार है। 15-15 लाख में युवा कह रहे हैं पेपर बिक रहा है। हम 15-15 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, वहां 15-15 लाख में पेपर बिक रहा है। और आपने देश में क्या माहौल तैयार किया? आई लव यू मोहम्मद, आई लव महादेव, इस तरह के पोस्टर चलने लग गए। ये आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, ये जो है इससे किसका फायदा है? ये राजनीति आगे चलेगी, इस पर बैटिंग होगी, तो इससे किसको फायदा है? और सोचिए कि बेरोजगारी पर, महंगाई पर, या फिर वादा खिलाफी पर जो माहौल बना है, या जिस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, उससे किसको फायदा है? किससे किसको नुकसान है, किससे किसको फायदा है? इस चीज को अगर आप समझेंगे तो समझ जाएंगे कि हां माहौल कहां पर है। आई लव महादेव और आई लव मोहम्मद के नाम पर जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उनको कैसे साइडलाइन किया जा रहा है। 2 दिन से आई लव महादेव और आई लव मोहम्मद वाला मामला निकल करके सामने आया, और उसके बाद में देखिए आप, उत्तराखंड की खबर टीवी से गायब हो गई है, लद्दाख की खबर टीवी से गायब हो गई है। ये असम की खबर तो आई 20 दिन बाद में थी, लेकिन टीवी पर जा ही नहीं पाई। सोशल मीडिया पर हम ही बात कर रहे हैं। तो किस तरीके से चीजें चल रही हैं, इस चीज को जो है समझेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। साथियों, ये सवाल बार बार जहन में आता है कि हिंदू धर्म जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं वो क्या है? हिंदू सभ्यता, हिंदू दर्शन, ये धर्म से कहीं विशाल और कहीं गहरे हैं। इनके मूल में, इनकी नींव में है नेति नेति नेति, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। ये सवाल पूछते हैं लेकिन जवाबों की कैद में नहीं आते, परिभाषाओं की गिरफ्त में नहीं आते। ये चलते रहते हैं, ये संतुष्ट नहीं होते किसी जवाब से, किसी उत्तर से। सच की खोज में चलते हैं, और इस खोज में, इस सच के रास्ते पर, इस सफर के मील के पत्थर पर है प्रश्न चिन्ह, सवालिया निशान। इसीलिए जीवित है। इनकी प्रेरणा है बहती हुई गंगा। जिस दिन गंगा बहना बंद कर देगी, उस दिन हम और आप उसकी पूजा करना बंद कर देंगे। गंगा बहती है इसलिए जीवित रहती है। ठीक उसी तरह से हिंदू सभ्यता बहती है इसलिए जीवित रहती है। मदर ऑफ ऑल सिविलाइजेशंस, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, ऐसे ही नहीं बनी। अरे जहां स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस इस्लाम अख्तियार करते हैं कुछ दिनों के लिए सच की खोज में, फिर ईसाई धर्म अपनाते हैं सच की खोज में, उस ख्याल को, उस विचार को आप
कैसे परिभाषित कर सकते हैं, उसको आप कैसे रोक सकते हैं? ये जो विजडम है हमारी सभ्यता की, इसी ने मेरे और आपके विचार को, आचार को, शब्द को आकार दिया है, हमारे चरित्र पर जो प्रभाव छोड़ा है, वही हिंदू सभ्यता है। आज उदाहरण याद आता है मीराबाई का, जो अपने भगवान से, अपने इष्ट से प्रेम करती थी। उस प्रेम में वो कविताएं लिखती थी, काव्य लिखती थी, विरह के काव्य लिखती थी। खूबसूरती देखिए। यहां जब सूफिज्म आया, जब सूफी परंपरा आई, तो इश्क हकीकी पे बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ कहा गया, वो सुनकर आनंद आता है। तो इस समृद्धि में अब ऐसे बौने आ गए जिनको एक 7 साल का बच्चा इस विशाल सभ्यता का दुश्मन लगता है। एक 7 साल के बच्चे को मार के उसकी लाश लटका देते हैं क्योंकि वो दूसरे मजहब का है। इस सभ्यता को वो 7 साल का बच्चा क्या नुकसान पहुंचाएगा? आप इंदौर के शीतला माता मार्केट में कहते हैं साहब मुसलमानों को नौकरी से बाहर निकाल दीजिए। अरे हमारी सभ्यता इतनी विशाल है, उसमें आपको ये नौकरी पेशा मुसलमान भी खतरा लगने लग गए। कोई कहता है आई लव मोहम्मद, तो आपको दिक्कत है। अपने नबी से वो मोहब्बत करता है तो आपको तो उससे मोहब्बत होनी चाहिए। हम सब अपने अपने ईश्वर, अपने अपने भगवान, अपने अपने क्राइस्ट, अपने नबी, सब मोहब्बत करते हैं और करनी चाहिए। क्या गलत है इसमें? ये बौने अगर उस वक्त होते तो क्या ये क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन बनती? क्या ये मदर ऑफ सिविलाइजेशन कहलाई जाती? इन बौनों के हाथ में मैं अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ सकता, इस देश को नहीं छोड़ सकता। हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव जीसस क्राइस्ट, आई लव नानक देव, आई लव इंडिया। एक बार जरा फिर से खबर पर लौट करके आते हैं कि असम में इतनी बड़ी संख्या में आदिवासी वो सड़कों पर आ गए, एसटी का दर्जा लेने के लिए आ गए। तो यहां पर इस चीज को भी आप समझिए। अभी मैंने कल ही आपको खबर बताई थी, बोडोलैंड के अंदर चुनाव हुए और बोडोलैंड की 40 सीटें हैं। 40 सीटें वहां पर बीजेपी बुरी तरह से हार गई। बीजेपी को 40 में से महज 5 सीटें मिली और बीपीएफ को एक तरफा वहां पर 40 में से 28 सीटें मिलती हैं। बीजेपी पिछली बार 9 सीटों पर थी, इस बार अकेले चुनाव में गई, इस विश्वास के साथ में कि हां हम लोगों के बीच में जाएंगे तो लोगों से बहुत कुछ लेकर के आ जाएंगे। और फिर उसके बाद में 2026 में चुनाव होने हैं असम के अंदर विधानसभा के, तो वहां पर हम एक अलग जलवा बखेरेंगे और उसके बाद में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको अपनी शर्तों पर मनवाएंगे। लेकिन सारा मामला उल्टा पड़ गया और जो बोडोलैंड का क्षेत्र है वो भी आदिवासी बेल्ट है पूरी, और 15 सीटें हैं। 15 सीटें हैं जहां पर ये लोग सीधा अपना प्रभाव रखते हैं। तो कुल मिलाकर के आप सोचिए कि असल मुद्दे क्या है। टीवी पर खबर आई या नहीं आई ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आदिवासियों का जिस तरीके से बीजेपी को लेकर के, बीजेपी की वादा खिलाफी को लेकर के जो गुस्सा था वो नतीजों में दिख गया। क्योंकि ये खबर, ये जो तस्वीरें हैं मशाल वाली, ये 10 सितंबर की है और जो चुनाव हुआ है वहां पर वो 22 सितंबर को था। 26 तारीख को उसके नतीजे निकल करके सामने आए और 26 तारीख के नतीजों में बीजेपी बुरी तरह से पिछड़ गई। टीवी पर खबर आई या नहीं आई ये महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों में आक्रोश था और लोगों का आक्रोश नतीजों में दिख गया। अब खैर बिहार का एक बड़ा चुनाव है और बिहार के चुनाव में भी हमने देखा कि कैसे जो है बिहार के सड़कों पर, पटना में दरोगा वो पिटते हुए दिखाई दिए, संविदा कर्मचारी वो पिटती हुई दिखाई दी। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार में भी बीजेपी को एक बड़ा झटका यहां पर लगेगा? नरेंद्र मोदी की क्या वाकई कहीं पर यह साफ तौर पर अब दिखाई देने लगा है, महसूस होने लगा है कि उल्टी गिनती सच में शुरू हो रही है? कैसे संभालेंगे नरेंद्र मोदी ऐसे हालातों को, यह इस वक्त में सबसे बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।